नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। देश की वित्त मंत्री 1 फरवरी 2026 को 2026-27 का बजट पेश करेंगी संसद में। दोस्तों, इस बजट में क्या रहने वाले हैं, ऐसी 10 बातों को आगे बताऊंगा, समझाऊंगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आशाएं क्या हैं। क्या इसमें 18 महीने का DAR का जिक्र हो सकता है? क्या इस बजट में 8वें पे कमीशन में देने वाले अंतरिम राहत की बात हो सकती है? एक रिपोर्ट दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम पूर्व सैनिकों को विशेष सावधान रहना है, क्योंकि अमूमन यह देखा गया है जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो पूर्व सैनिकों को, डिफेंस पेंशनर को खास करके टारगेट बनाते हैं, क्योंकि हम भोले भाले होते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे पेंशनर होते हैं जो कुछ भी बता दिया जाए उसको भरोसा कर लेते हैं। तो ऐसे में खास ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया जिसमें पूर्व सैनिक के खाते से 98 लाख रुपए की चपत लगा दी गई है। अब ऐसे में किसी के खाते में इतने ज्यादा पैसे थे तो निकाल लिए गए, लेकिन आपके खाते में अगर 10,000 रुपए हो और उसके ऊपर भी चपत लग जाए तो वो भी बड़ी बात होगी। इसलिए आपको भी विशेष तौर पर पूर्व सैनिक होने के नाते खास करके चौकन्ना होने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल के साथ आज समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बच्चियों की शादी के लिए जो 1 लाख रुपए का हमें अनुदान मिलता है, असिस्टेंस मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे मिलता है, किनको मिलता है, इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। आपको बकायदा समझाऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं 3 विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले सावधान, पूर्व सैनिक से 98 लाख रुपए की हुई है लूट। सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं डिफेंस पेंशनर। जी हां दोस्तों, डिफेंस पेंशनर जो होते हैं वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बिल्कुल आसान टारगेट होते हैं साइबर फ्रॉड्स के। तो ऐसे में डिफेंस पेंशनर्स को खास करके चौकन्ना होने की जरूरत है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जिसमें 15 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट रख करके एक पेंशनर से, एक पूर्व सैनिक से 98 लाख रुपए की चूना लगा दिया गया, उनसे चपत लगा दी गई है। चलिए खबर देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप आज तक की खबर देख पा रहे हैं और ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पूर्व सैनिक हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, खास करके ऐसे साइबर ठगों के जो है टारगेट पे रहते हैं। और जो खबर सामने आई है, एक पूर्व सैनिक से 15 दिनों तक उनको डिजिटली अरेस्ट रख करके 98 लाख रुपए ठगी कर ली गई है। इसलिए सावधान रहें। खबर जो है हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त सैनिक को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 98 लाख रुपए की ठगी कर ली है। खुद को CBI, RBI और अदालत का अधिकारी बताकर ठगों ने फर्जी वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट की कार्रवाई दिखाई और गिरफ्तारी की धमकी दे करके रकम ट्रांसफर करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। जी हाँ, ऐसे मामलों में दोस्तों आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे तभी आप बच पाएंगे। अगर कोई भी आपको वीडियो कॉल करता है, कॉल करता है, अनजान नंबर से आए हुए वीडियो कॉल को तो आपको रिसीव करना ही नहीं चाहिए। और अगर आपसे बाई चांस बातचीत होते टाइम कोई अगर कोर्ट का सीन दिखा दे, पुलिस स्टेशन का सीन दिखा दे, कि बोले कि मैं फलाना पुलिस अधिकारी हूं, फलाने जगह से बोल रहा हूं, तो आप उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि बार बार अथॉरिटीज द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आपको कोई भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करेगा। आपको फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए डिजिटली अरेस्ट करके आपके ऊपर कोई चार्ज लगा करके ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस बात को स्पष्टीकरण किया है कि डिजिटल अरेस्ट के झांसे में ना आए। तो जो मामला सामने आया है, आप देखिए, इनके साथ 15 दिनों तक, 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक उनको घर से निकलने नहीं दिया गया। उनको घर के अंदर ही रहने का जो है हिदायत दी गई। उनको धमकाया गया कि घर से बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर केस बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक घर के अंदर ही रह गए और उन्होंने उनसे धीरे धीरे करके कुल मिलाकर 98 लाख रुपए उनके अकाउंट से चपत लगा दिए गए। दोस्तों चौकन्ना रहें, और कोई अगर इस तरीके से वीडियो कॉल करेगा, आपको डिजिटली अरेस्ट करने की बात करेगा, तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। तुरंत जाकर के पुलिस को रिपोर्ट कर दें, क्योंकि ऐसा कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसा टर्म नहीं है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी क्लियर कर चुके हैं।
इतना सारा अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी इस तरीके के वाकये सामने आते हैं जो हैरत में डालने वाले वाकये हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जागरूक बने, इस तरीके के फ्रॉड का शिकार ना हो। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 1 फरवरी 2026 को संडे है लेकिन फिर भी पेश होगा बजट। दोस्तों लगभग 25 साल बाद संडे को संसद में बजट पेश होने जा रहा है, यही जानकारी अभी तक सामने आई है। पिछली बार शायद सन 2000 में ऐसा हुआ था, अब की बार दोबारा ये होने जा रहा है। तो संडे को जो बजट पेश होगा उस बजट में मुख्य बातें क्या रहेंगी उसको लेकर के एक रिपोर्ट समझाऊंगा। मोटा मोटा जो है दोस्तों, टैक्स में छूट के बारे में है, घर की कीमतों के बारे में, कीमतों में कमी के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी में शायद बजट के पैसे और धार्य होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में, एमएसएमई में, इस सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, मॉडिफिकेशन इन डिफेंस इक्विपमेंट में, और साथ ही साथ जो कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार रहता है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर और 8 सीपीसी में इंटरिम रिलीफ को लेकर के क्या है, इन पूरे विषयों को लेकर के खबर जो रिपोर्ट उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, सामने जो खबर देख पा रहे हैं ये क्लियर टैक्स की तरफ से दी गई खबर है और आने वाले बजट यानी कि बजट 2026 के एक्सपेक्टेशन को बताया गया। टॉप 10 एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूनियन बजट, यानी कि आने वाले 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया जाएगा संसद में, उस बजट से टॉप क्या 10 ऐसी बातें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी को यहां दिखाया गया है। तो देखिए संडे होने के बावजूद भी 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, ऐसी खबर सरकार की तरफ से सामने आई है। और सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन है डायरेक्ट टैक्स में छूट। जी हाँ, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे घर में जो घर का टैक्स होता है, इंटरेस्ट डिडक्शन होता है, उसमें छूट की भी आस की गई है। जॉइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल, अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठा जॉइंट डिक्लेरेशन के साथ टैक्स फिलअप करना चाहें तो उसका भी प्रावधान होने के चांसेस हैं। आगे देखिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टीडीएस, ये सारा हमसे इतना जुड़ा हुआ चीज नहीं है। उसके आगे दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह लाने की भी चांसेस हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं उसमें भी कटौती के कुछ चांसेस बताए गए हैं। अगला जो तीसरा जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर, यानी कि रियल एस्टेट, आपको घर खरीदना है या घर बनाने के लिए जो मटेरियल वगैरह है उसमें कुछ कंसेशन होने के चांसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो खर्चों में जो है कमी होने के चांसेस बताए गए। तो आने वाले समय में हो सकता है घर वगैरह खरीदना थोड़ा सा जो है सस्ता होने के चांसेस हैं। अगला एनकरेजिंग ग्लोबल एंगेजमेंट, दोस्तों ग्लोबल एंगेजमेंट से जुड़ा हुआ भी जो है फायदा लोगों को मिलने के चांसेस हैं। कहने का मतलब है जो एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से या क्रॉस बॉर्डर बिजनेस वगैरह को ईज करने के भी बारे में यहाँ पर जो है कुछ छूट दिया जा सकता है। अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट टेक्नोलॉजी, दोस्तों जैसे आप सबको पता है जमाना बदल रहा है, बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होना शुरू हो गया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी वगैरह में भी बजट धार्य होने के इस बार के चांसेस ज्यादा हैं दोस्तों। अगला मैन्युफैक्चरर एंड एमएसएमई डेवलपमेंट, यानी कि जो माइक्रो स्केल जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उस सेक्टर में बजट में पैसे अच्छे खासे धार्य होने के भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बताए गए हैं। 7 नंबर में क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी, जैसे आप सबको पता है जो ग्रीन एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी वगैरह के लिए ऑलरेडी प्लानिंग चल रहे हैं, ऑलरेडी स्कीम्स चल रहे हैं, तो उन्हीं स्कीम्स पर या और ऐसे क्लाइमेट चेंज जैसे या ग्रीन एनर्जी जैसे जो स्कीम्स हैं उनमें भी बजट में ज्यादा से ज्यादा रकम धार्य होने के चांसेस बताए गए हैं, एक्सपेक्टेशंस बताए गए हैं। और डिफेंस स्पेंडिंग में दोस्तों, डिफेंस में जो एआई टेक्नोलॉजी, अच्छे टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हो या घर के अंदर ही, देश के अंदर ही इक्विपमेंट्स का जो निर्भरता रहे उसको लेकर के जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने की भी लिए बजट धार्य किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की ओर इशारा करता है। आगे R&D एक्सपेंडिचर है, उसके आगे मेडिकल फील्ड्स में और भी कई सारे स्कीम्स लॉन्च होकर के जो देश के जनता है उनको मेडिकल जो फैसिलिटीज दिए जाने की भी जो है बजट में चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं भी यहाँ पर आपको कहीं भी इन 10 कारणों में, इन 10 एक्सपेक्टेशंस में ना 18 महीने का डीएडीआर का एरियर के बारे में कुछ जिक्र मिलेगा, ना ही आपको दोस्तों 8वें पे कमीशन का अंतरिम राहत या 8वें पे कमीशन का बजट के बारे में कोई जिक्र मिलेगा, क्योंकि 2026 का जो बजट है वो 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ बजट है ही नहीं। और 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के सरकार ऑलरेडी कई बार ये क्लियर कर चुकी है कि उसको देना व्यवहार्य नहीं माना गया। अब बजट तो पेश होगा,
बजट में जो भी चीजें सामने आएंगी, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें सामने आए, लेकिन जहां तक पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए जो 18 महीने का DADR का मुद्दा है, ये नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही साथ जो अंतरिम राहत है 8वें पे कमीशन, उसके भी रहने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि 8वां पे कमीशन अभी केवल गठित हुआ है और गठित होते ही बजट में पैसे धारे होने के चांसेस नहीं है। आगे जब पे कमीशन का काम आगे बढ़ेगा, 1 साल 1.5 साल हो जाएगा, तब अगले बजट जब आएंगे तब जाकर के उन बजटों में पे कमीशन के लिए भी पैसे धारे होने के चांसेस हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बच्ची के शादी के लिए 1 लाख कैसे लेना है, ये गलती ना करें। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती तो अगर बच्ची के शादी होकर के 2-4 महीने गुजर चुके हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपको 180 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। अगर आपका 180 दिन निकल गया शादी के बाद तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, टाइम बार्ड अप्लाई करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें, 180 दिन के अंदर अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट बनवा लें और अप्लाई कर दें। 1 लाख रुपए मिलता है आज के डेट में, ये कम रकम नहीं होता है। 1 लाख रुपए बच्ची की शादी के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है 1 लाख रुपए से। तो इसके एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे हैं, जो केंद्र सैनिक बोर्ड ने जानकारी दी है कि बच्चियों के शादी के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है वो कब से कितना मिलता था, उसकी जानकारी सबसे पहले तो आप देखिए 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय में 3000 रुपए एक बच्ची की शादी के लिए दिया जाता था। फिर 2007 मई में इसको रिवाइज किया गया, 16000 रुपए एक बच्ची की शादी के लिए किया गया, और 2016 अप्रैल में इसको फिर से रिवाइज किया गया और इसको 50,000 रुपए कर दिया गया, और अब की बार नवंबर 2025 से इसको रिवाइज किया गया, जिसको बढ़ा करके अब 1 लाख कर दिया गया। जी हाँ, आज के डेट में अगर कोई बच्ची का शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करेगा तो उनको 1 लाख रुपए एक बच्ची का शादी का मिलेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो शुड अप्लाई ऑनलाइन विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, यानी कि बच्ची के शादी होने के 180 दिन के अंदर अंदर ही आपने ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। आगे फॉर्म भी दिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी एन ESM विडो ऑर्फन डॉटर, यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं वो या तो पूर्व सैनिक होंगे, या तो विधवा होंगी, या तो ऑर्फन डॉटर होंगी जो अप्लाई कर सकते हैं। आगे शुड बी रैंक ऑफ हविलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट और बिलो, यानी कि हविलदार या उनके बराबर के या उससे नीचे रैंक के होने चाहिए। अगला, द डॉटर शुड बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज एंड इज अनमेरिड, यानी कि जिस बच्ची के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो बच्ची 18 साल से ऊपर की एज की होनी चाहिए और अनमेरिड होनी चाहिए, यानी कि पहली बार शादी के लिए ही दिया जाता है। अगला, शुड बी रिकमेंडेड बाय रिस्पेक्टिव जिला सैनिक एंड राज्य सैनिक बोर्ड, यानी कि KSB पहुंचने से पहले JSB और RSB से रिकमेंडेड होना चाहिए। शुड नॉट हैव ऑब्टेन एनी फाइनेंशियल ग्रांट फॉर द पर्पस फ्रॉम स्टेट सर्विसेज, यानी कि दूसरी जगह से, स्टेट से या सर्विसेज की तरफ से कोई भी दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला हुआ होना चाहिए। और एप्लीकेंट मस्ट होल्ड एन एक्टिव बैंक अकाउंट, और एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। चलिए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो केंद्र सैनिक बोर्ड के जो वेबसाइट है KSB का, उसके जरिए होता है, वो आगे दिखाता हूं। लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो समझा देता हूं। ये देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपका PPO का कॉपी चाहिए, फिर सर्विस पर्टिकुलर यानी कि डिस्चार्ज बुक का पहला 2-3 पेज जहां पर आपका पर्सनल डिटेल्स है, आगे जहां पर बच्ची का डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स एंट्री है, उसका भी पेज आपको स्कैन करके PDF बना के रखना पड़ेगा। फिर कॉपी ऑफ पार्ट 2 ऑर्डर, अवार्ड सर्टिफिकेट एंड गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड नॉन पेंशनर ASM, ये उनके लिए जो नॉन पेंशनर ASM है या गैलेंट्री अवार्डी है उनके लिए है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज ऑफ डॉटर, बच्ची का जो है एज का प्रूफ होना चाहिए, 10th का मार्कशीट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो। फिर प्रूफ ऑफ मैरिज, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो रजिस्ट्रार द्वारा इशू किया गया, कंप्यूटर जनरेटेड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्लीकेंट, यानी कि एक एप्लीकेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, जिसका मैं आपको आगे फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कि आपने कहीं और से ये असिस्टेंस नहीं लिया है, उसका एक सर्टिफिकेट होगा। फिर बैंक डिटेल्स होगा, फिर कॉपी ऑफ आधार कार्ड होगा। ये चीजें आपने अपलोड करने हैं। और एप्लीकेशन पहले तो जिला सैनिक बोर्ड जाएगा, फिर वो आपका काम नहीं है, आपने यही चीजें इंश्योर करने हैं। चलिए आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट में दिखाता हूं कि केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट के अंदर किस तरीके से एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहता है। ये रहा दोस्तों, जब आप केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में लॉगिन होंगे, जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। ये सारा चीज आपका ऑलरेडी फिल्ड अप होगा, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना डिटेल्स पूरा फिलअप करके ही रजिस्ट्रेशन करेंगे।
उसके आगे बच्ची का शादी का डिटेल्स के लिए ये नीचे वाले चीजें भरने हैं। ये देखिए यहाँ पर भरने हैं आपका, पहले तो बैंक का डिटेल्स वगैरह आएगा, बैंक का डिटेल्स भरने के बाद बच्ची का डिटेल्स आएगा। ये देखिए डॉटर है, बच्ची का नाम है, डिपेंडेंट डॉटर का नाम आएगा, अगली कोई बच्ची है तो उसका भी नाम आएगा। फिर ये देखिए डेट ऑफ सोलेमनाइजेशन यानी कि शादी कब हुई थी उसका डेट आएगा। और डॉक्यूमेंट आपने इस तरीके से यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट है आप देख पा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ब्राउज करके वहां पर अपलोड करना है और इसी तरीके से सेव करके आगे सेव एंड फॉरवर्ड कर। अब ये रहा फॉर्मेट सेल्फ डिक्लेरेशन का, जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने दूसरी जगह से इस बच्ची के शादी का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लिया है, इस बात को आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए ये सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आप टाइप करके भी बना सकते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, इसलिए आप भी जानकार बने। और अगर बच्चियां शादी लायक होने वाली हैं या बच्चियों के हाल ही में आपका शादी हो चुका है तो बिल्कुल इस जानकारी को अपने दिमाग में बिठा के रखिए। 180 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। बेशक आप खुद भी थोड़ा कोशिश करें तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर ना कर पाए तो किसी सर्विस सेंटर में जाके या जिला सैनिक बोर्ड में जाकर भी मदद लेकर के इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जरूर करें आप अगर एलिजिबल हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।